हाय एवरीवन, आई एम एचपी सोनी। माइनिंग गुरुजी यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। ये वीडियो कंसेप्ट ऑफ वाइंडिंग के ऊपर बनाया गया है। इसके दो पार्ट हैं। पार्ट वन अभी डाला जा रहा है, पार्ट टू 3-4 दिन के अंदर में डाल दिया जाएगा, जिससे वाइंडिंग के कंसेप्ट आपको समझने में आसानी होगी। तब आप इसका सॉफ्ट सिंकिंग और वाइंडिंग का रेगुलेशन जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ने के पहले आपको मैं कुछ अपडेट दे देना चाहता हूँ माइनिंग गुरुजी ऐप के बारे में। माइनिंग गुरुजी ऐप ने डीजे देशमुख साहब का किताब का ईएमटी वॉल्यूम 1, 2 एंड 3 का ऑनलाइन लाइव कोर्स लॉन्च कर दिया है। और ये कोर्स 2 अप्रैल 2024 से 31 मई 2024 तक चलेगा। ये 2 अप्रैल 2024 को चालू हो चुका है। ये स्पेशली फॉर जूनियर वोमेन माइनिंग सरदार एग्जामिनेशन प्रिपरेशंस के लिए है। इसके अंदर में एक खासियत है, ईएमटी वैल्यू में 30 to 40% क्वेश्चंस जूनियर वोमेन और माइनिंग सरदार के एग्जाम में आते हैं, जिससे आपको एग्जाम में तैयारी करने में, एग्जाम को अटेम्प्ट करने में, अच्छा स्कोर करने में सहायता करेगा। साथ में इस कोर्स में आपका क्लास डेली डेली 5 बजे से शाम को 7 बजे तक होता है। इसके बाद आपको 2 घंटे के अंदर इसके वीडियो आपको मिल जाएंगे। ये कोर्स 6 महीने के लिए वैलिड है और 6 महीने तक आपको वीडियो इसके अंदर में अवेलेबल रहेंगे। साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है कि जूनियर वोमेन माइनिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए हम एक कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। इसका डेट जल्दी ही अनाउंस कर देंगे। इसके अंदर में पूरे माइंस एक्ट, माइंसूर रेगुलेशंस, जितने भी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, बुक्स हैं, उसको सबको इसमें पढ़ाया जाएगा। ये भी 2 महीने का कोर्स है। लेट्स गो स्टार्टेड। वेलकम टू एवरीबॉडी। आज हम पढ़ते हैं वाइंडिंग का। जो ये ब्लैंक शीट है, ये मेरा पेन दिखाई दे रहा होगा। हम वाइंडिंग के बारे में पहले समझ लेते हैं। यदि वाइंडिंग को हम नहीं समझेंगे तो हमको सॉफ्ट सिंकिंग समझना बहुत मुश्किल होगा। वाइंडिंग एंड सॉफ्ट, इसके बारे में सबसे पहले मैं बता देता हूँ। ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये कंसेप्ट क्लियर होने के बाद में आपको हर चीज़ बड़ी अच्छी लगेगी। पहला चीज़ तो ये है कि वाइंडिंग के लिए, वाइंडिंग क्या है? एक इंजन सिस्टम है। पहले सॉफ्ट समझ लेते हैं। कल हमने देखा था सॉफ्ट। सॉफ्ट मतलब वर्टिकल पैसेज, वर्टिकल पैसेज, पैसेज टू सी। अभी हम लोग क्या करते हैं? वर्टिकल पैसेज बनाते हैं, मतलब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं वर्टिकली, एकदम स्ट्रेट। ये वर्टिकल पैसेज जो है, लाइक वेल, सभी ने देखा है, लाइक वेल कुएं के जैसे होता है। तो इसके अंदर में ये वर्टिकल पैसेज हो गया, ये कहलाता है हमारा शाफ्ट। यदि आप इंक्लाइन पैसेज करते हैं डीपवर्ड, तो ये कहलाती है इंक्लाइन। और यही इंक्लाइन को अपवर्ड कर देते हैं तो ये कहलाती है एडिट। ठीक है ना? ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है, एडिट किसको बोलते हैं। इंक्लाइन तो सबको पता ही है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम वर्टिकल पैसेज कोलसी में बनाते हैं। उसके लिए हम जो कुआं खोदते हैं, वेल को डिग करते हैं, वो कहलाता है हमारा शाफ्ट। और इस शाफ्ट को खोदना ही कहलाता है शाफ्ट सिंकिंग। शाफ्ट सिंकिंग मतलब इसको हम खोदते हैं, डिग करते हैं। ठीक है ना? ये जो एकदम हिंदी है उनके लिए भी मैं लिख देता हूँ, खोदना कहलाता है। ठीक है? शाफ्ट सिंकिंग भी खो- अब सॉफ्ट सिंकिंग की जरूरत क्या है? जब हमारे पास में इंक्लाइन का सिस्टम है। ये एडिट तो तभी काम आता है जब ये हिल स्टेशन, हिली जोन में प्रॉपर्टी होती है, कोल सीम होती है, तब बनता है, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है।
क्योंकि कोल जो है हमेशा वो भी जमीन के नीचे है, किंतु पहाड़ के नीचे है, नीचे से पहाड़ से हमको रास्ता मिल जाता है। जैसे ये पहाड़ है, चिरमिरी में है, ये सब ये पहाड़ है, इधर जमीन। अब ये कोल सीम यहाँ से ऐसे चली गई, ऐसे, और यहाँ से लैंड आ गई पूरी की पूरी ऐसे। तो ऐसी जगह पे क्या होता है कि हम यहाँ से, इस जगह हमारे पास जगह है, हम यहाँ से इसको ऐसे राइजिंग करते हैं। हमको डिप करना होगा तो हमको यहाँ से करना होगा, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि हम नीचे से करें। इसके अंदर मिनरल को भी लाना आसान हो जाएगा डीप साइड में, और वाटर भी आराम से बाहर आ जाएगा। वाटर फ्लो भी इजीली बाय ग्रेविटी हमारा पानी खदान से बाहर आ जाता है। चिरमिरी वगैरह की जो माइंस थी, उसमें पानी का पंपिंग का कास्ट ही ऑलमोस्ट नहीं के बराबर था, पूरा पानी बाहर आ जाता था। इसमें लोकोमोटिव भी चलते थे, ऑलमोस्ट लेवल ही थी, हल्की सी राइस थी, तो वो एडिट कहलाती है। अब यहाँ पर शाफ्ट सिंकिंग की हमको जरूरत क्यों पड़ी? क्या आवश्यकता है हमको शाफ्ट सिंकिंग की? शाफ्ट सिंकिंग की आवश्यकता हमको तब पड़ी, इसके दो तीन रीजंस है। पहला रीजन है, डीप माइनिंग। डीप माइनिंग मतलब हमारी सीम यदि डीप में है, बहुत डीप में है, 200 मीटर, 250 मीटर, 300 मीटर, यदि 300 मीटर डीप में है, हमको इंक्लाइन चलाना होगा 1/5 का, तो आप अंदाजा लगाइए, 200 मीटर यदि आपको चलाना है और 1/5 का इंक्लाइन है, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000 मीटर आपको ड्रिफ्ट चलाना पड़ेगा। 1000 मीटर ड्रिफ्ट बहुत बड़ी चीज होती है, अभी तो थोड़ा आसान हो गया, नहीं तो 1000 मीटर ड्रिफ्टिंग बहुत बड़ी होती थी। और उस समय क्या है, बेल्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट का मीडियम नहीं था। टब में 1000 किलोमीटर, एक 1000 मीटर में यदि हम ट्रक से कोल ट्रांसपोर्ट करेंगे तो हम इसमें प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते, क्योंकि 15-15, 20-20 मिनट, आधा आधा घंटा एक ट्रिप में लगेगा, तो हम करेंगे क्या? ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, मल्टी सिम वर्किंग धनबाद में इसीलिए ज्यादा है, मल्टी सिम वर्किंग, एक साथ हम कई सिम में काम कर सकते हैं। तीसरा, जियोलॉजिकल टॉपोग्राफी, जियोलॉजिकल कंडीशन, टोपोग्राफी मतलब कंडीशन, वहां पे इंक्लाइन खोदना हमारे लिए संभव नहीं है, उतना मैदान हमको मिलता ही नहीं है। ठीक है ना, तो हमको उतनी जगह मिल नहीं रही। तो ऐसी जगह में जियोलॉजिकल कंडीशंस हमारे पास में परमिट नहीं करती है। ये मोस्टली तीन रीजंस हैं जो हमको शाफ्ट खोदने के लिए मजबूर करते हैं। आज भी शाफ्ट सिंकिंग होती है। रिसेंटली एससीसीएल में जोहिला एरिया में एक शाफ्ट सिंकिंग हुआ कुछ दिन पहले। ठीक है, पहले तो शाफ्ट सिंकिंग होती थी, तो डीप माइनिंग, मल्टी सीम माइनिंग, जियोलॉजिकल, और एक और पॉइंट है, वो है आपका स्टीप माइनिंग, जिसका ग्रेडियंट सीम का 1/2, 1/3 होता है। उस जगह पे स्टीप माइनिंग में हमको मोड ऑफ पैसेज के लिए आपको शाफ्ट ही खोदना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर में इंक्लाइन से आप काम नहीं कर सकते। इस तरीके से ये आपका चासनला माइन में स्टीप माइनिंग था, और वहां पे यही कहानी थी, इसलिए वो खदान भी डूबी बहुत जल्दी। ठीक है, पानी जैसे ब्रेक हुआ, पानी में पूरी डूब गई। अब आता है कि ये शाफ्ट सिंकिंग जो है, इसके बारे में हम तो डिटेल उसमें पढ़ेंगे ही। शाफ्ट सिंकिंग को जो खोदने का तरीका है, शाफ्ट को, ठीक है, ये इस है तो मेथड एक ही, मेथड तो उसमें कोई दिक्कत, बट ये है कि आपका जो सराउंडिंग स्टाटा है, सराउंडिंग स्टाटा, इसकी क्या पोजीशन है, इसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं मेथड को, डिसाइड करते हैं मेथड को। ये क्या क्या मेथड होगी हम आगे देखेंगे, अभी हम वाइंडिंग के बारे में समझना चाह रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तो सराउंडिंग स्टार्टर के अंदर में जैसे आपके पास में बहुत लूज मटेरियल है,
हार्ड मटेरियल है एक, ठीक है। वाटर पर्कुलेशन बहुत ज्यादा है, वाटर पर्कुलेशन मतलब पानी बहुत ज्यादा आता है। साथ में सैंड भी आ रही है आपकी, ठीक है ना, साथ में आपका सैंड भी आ रहा है, सैंड फॉर्मेशन। ऐसी जगह पे हमको बहुत सारी मेथड का, अलग अलग जगह पे अलग अलग मेथड का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये मेथड क्या क्या आएंगी, ये हम लोग देशमुख साहब का किताब में बकायदा दिया है, उसको हम सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ लेंगे। अब हम चलते हैं कहाँ पर, असली मेन जगह पर, शाफ्ट के बारे में। पहले तो यहाँ पर इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। मैं यहाँ एक शाफ्ट बना देता हूँ। ये इसका इंक्लाइन ये इसका माउथ है, इसी को हम कॉलर बोलते हैं। शाफ्ट का माउथ को कॉलर बोलते हैं। अब ये जाके ये नीचे में हमारा ये छोटा बनाया ताकि आपको पूरा का पूरा दिखे। ये नीचे में 8 से 10 मीटर हम ज्यादा डीप करते हैं इसको, शाफ्ट को 8 to 10 मीटर डीप। जो नॉर्मल हमारी कोल सीम है उससे ज्यादा करते हैं। इसका रीजन, दो रीजंस हैं। पहला रीजन है आपकी गाइड रोप को टेंशन देना, गाइड रोप को टेंशन देना। जब तक आप नीचे लेके नहीं जाएंगे इसको यहाँ से, प्लेटफॉर्म से, यहाँ टेंशन, क्योंकि हमको वेट लटकाना पड़ता है इसके अंदर में, हम लटकाएंगे कैसे, ठीक है। और दूसरा है पंपिंग, पानी का कलेक्शन। पंपिंग मतलब ये काम करेगा पंप सम्प का, ये सम्प का भी काम करेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास में आ गया क्या, यहाँ पे कॉलर हो गया, ये हो गया हमारी सीम। हाँ, तो ये हो गई सीम। अब इसके अंदर में देखिए, यहाँ से ये जो बॉटम है हमारा, इसको बोलते हैं हम पिट बॉटम। ये नीचे वाला एरिया कहलाता है पिट बॉटम, और ये कहलाता है पिट टॉप। यही काला वाला एरिया जो है, ये कहलाता है पिट टॉप। पिट टॉप का मतलब एकदम इंक्लाइन माउथ नहीं है, ये पूरा एरिया कवर करता है ये वाला। ये पिट बॉटम का मतलब अकेला एक जगह नहीं है, ये जो नीचे का जो पोर्शन है ना पूरा, इसको एक्चुअली मैं लाइन नहीं खींच रहा हूँ, नहीं तो ये जैसे ये है, ये पूरा एरिया आपका पिट बॉटम कहलाएगा ऐसे। इसी तरीके से पिट टॉप पूरा एरिया कहलाता है, जहाँ से वाइंडिंग भी है, जहाँ पे आपका पिट ऑफिस भी है, वो सब पिट टॉप कहलाता है। अब ये है कि इसके माइन के अंदर से हम सांप तो खोद लिए हमने, हमको ने जैसा खोदना था हमने खोद लिया, और कैसे खोदना था वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो इसके अंदर में देखिए, पहली चीज तो क्या होता है कि हमारा पास में जब हम क्या करते हैं कि ये बहुत डीप होता है, जब सिंकिंग का टाइम रहता है तो हमारा पंपिंग का प्रॉब्लम आता है, क्योंकि फेस में जो पंप लगाया जाता है वो छोटा पंप लगाया जाता है। तो यहाँ पर बीच बीच में इंसेट बनाया जाता है, इंसेक्ट बोलते हैं इसको। तो ये जो बनाया जाता है, ये इसके अंदर में ओनली फॉर द पंपिंग, यहाँ पे वाइंडिंग रुकने का अरेंजमेंट रखना पड़ता है, ये पंपिंग के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो ये पोर्शन कॉलर नहीं कहलाता, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई कॉलर वालर नहीं है, ये पिट बॉटम भी नहीं है, मिड लैंडिंग बोलते हैं इसको। इस जगह पे जो जगह होती है, मिड लैंडिंग पॉइंट कहलाता है। ये मिड लैंडिंग पॉइंट जो है, ये कहलाता है। अब हमारा ये सरफेस है, ये हम इसको ऐसे बना देते हैं, नॉर्मली ऐसे ही बनाते हैं, सर्वेयर वाला को देखेंगे तो ऐसे ही बनाता है। अब इसके अंदर में आने जाने का, मटेरियल ट्रांसपोर्ट के लिए, मिनरल ट्रांसपोर्ट के लिए, मेन पावर का ट्रांसपोर्ट के लिए हमको लगाना पड़ता है एक लिफ्ट, ठीक है। वो लिफ्ट सभी ने देखी है, और हमारी खदानों में इसके अंदर में लिफ्ट लगाने के लिए हम इसको लिफ्ट ना बोल के हम इसको वाइंडिंग बोलते हैं।
और वाइंडिंग के लिए, जैसे लिफ्ट के लिए हम घरों में लिफ्ट बनाते हैं तो उसके लिए एक वेल बनाते हैं ना, बकायदा डिजाइन करता है इंजीनियर, उसके अंदर में बकायदा पिलर बनाता है ना। वो रेक्टेंगुलर रहता है क्योंकि उसमें लिफ्ट चलती है अलग से, और कंक्रीट से बनता है वो। ठीक है। तो इसके अंदर में भी सेम सिस्टम रहता है। यहाँ पे हमारे पास हम सिंगल पुल्ली बना रहे हैं, अभी डबल नहीं बनाते, नहीं समझ में नहीं आएगा। एक पुल्ली यहाँ पे रहती है। ठीक है। नॉर्मली किसी भी वाइंडिंग में दो पुल्ली ही रहती, बना देता हूँ नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये दो पुल्ली ही रहती है, दो पुल्ली के बिना काम नहीं चलता। ये कहलाती है पुल्ली। सी, कल जो फिगर दिखा रहा था वो बहुत छोटा सा था इसलिए समझ में नहीं आ रहा था वो। ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर मतलब ये स्टील स्ट्रक्चर है, ये हमने खड़ा कर दिया। टावर जो होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी का टावर, उस टाइप का पोल रहता है ये, बहुत मजबूत। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर पूरा वेट आता है वाइंडिंग का, मिनरल का, केज का। तो स्टील का स्ट्रक्चर रहता है। ये क्वेश्चन भी आया है। ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं हेड गियर। ये टर्मिनोलॉजी आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, एक आध क्वेश्चन तो या दो क्वेश्चन टपकता है इसमें से। ठीक है। तो स्टील स्ट्रक्चर जो है ये कहलाता है हेड गियर। ये हेड गियर, इसके अंदर में क्रास पूरे लगे रहते हैं, इधर से ऐसा, इस तरीके से ऐसा, इसको मतलब बना देते हैं पूरा, जैसे टावर होता है ना उस टाइप से बना देते हैं इसको। ठीक है ना। तो टावर टाइप का बनाते हैं। तो इसको मिटा देता हूँ कि इसमें बहुत सारा चीजें अभी हमको बनानी होगी। जी। तो यहाँ पर अब देखिए, ये हो गया हमारे पास है पुल्ली, ये हो गया हेड गियर। अब इस जगह पर हम बनाते हैं एक इंजन हाउस। ये हो गया हमारा इंजन, यहाँ पे ड्रम है। और ये इंजन कहलाता है, चाहे किसी भी चीज से चले, ये वाइंडिंग इंजन कहलाता है। रेगुलेशन में इसके ऑपरेटर के, इसको चलाने वाले के प्रोविजंस दिए हैं। वाइंडिंग इंजन कहलाता है ये। ठीक है। ये वाइंडिंग इंजन जो है, यहाँ से रोप हमारा निकलता है, एक रोप नीचे से निकलता है दूसरी पुल्ली के लिए, और ये नीचे आता है ऐसे। ठीक है। एक केज ऊपर जाएगा तो एक केज नीचे आएगा। ये कहलाता है वाइंडिंग रोप। रेगुलेशन के हिसाब से इसकी लाइफ होती है 3.5 साल। लाइफ रेगुलेशन के हिसाब से 3.5 ईयर। हम जब रेगुलेशन का क्लास करेंगे उसके अंदर में हम रेगुलेशन के बारे में, इसका बहुत बड़ा चैप्टर है इसका, रेगुलेशंस का। ठीक है। तो यहाँ पे ये कहलाता है वाइंडिंग रोप, ये कहलाता है वाइंडिंग इंजन। मतलब ये पूरा का पूरा सेटअप जो है वाइंडिंग इंजन कहलाता है। ये कहलाता है वाइंडिंग ड्रम। ठीक है। ये वाइंडिंग ड्रम कहलाता है। अब इसका नाम हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप का देखेंगे अभी। देखिए, तो ये हो गया पुल्ली, ये रोप हो गया, ये वाइंडिंग हो गया। अब ये वाइंडिंग को चलाने के लिए हमको क्या चाहिए? स्टीम चाहिए। इसको हम बोलते हैं पावर। हमको पावर क्या लगेगा? स्टीम लगेगा, डीजल लगेगा, या इलेक्ट्रिसिटी लगेगा। एक चीज अपडेट दे देता हूं मैं, कि 12th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का रिकमेंडेशंस है, ये 2000 में हुआ है। 12th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस 2000 में। ठीक है, जनवरी में हुआ है ये 2000 में जो 12th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस है, इसने रिकमेंडेशन दे दिया है कि अगले 5 साल के अंदर, 5 इयर्स में, सभी वाइंडिंग को आपको इलेक्ट्रिकल करना होगा, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना होगा। समझ में आया?
आप कोई भी स्टीम वाइंडर देश में नहीं चलाया जाएगा। एक तो कोयले का खपत भी होता है और दूसरा इसके अंदर में पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके अंदर में हमको इलेक्ट्रिसिटी से ही चलाना पड़ेगा और काफ़ी कन्वर्ट भी हो चुका है। ठीक है। अब कल बहुत सारे क्वेश्चंस थे दिमाग में, वो सब मैं निकाल दूंगा आपको। यहाँ से जब हम रोप को लेके जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे आ गए हम, और यहाँ पर हमने इसमें केज लगाया हुआ है। किसमें? इसमें। ये केज हमारा एक नीचे चला गया और एक केज हमारा यहाँ पे सरफेस में। ठीक है। ये ये कहलाता है हमारा केज। ठीक है। केज के साथ साथ में यहाँ पर देखिए ये केज है। केज के सहारा के चलने के लिए हम यहाँ पे रोप लगाते हैं। ये ऊपर जो हमारा स्ट्रक्चर है इसी में से हम एक रोप डालते हैं। चार साइड से चार रोप डालते हैं। इसको मैं आगे समझाता हूँ। जैसे क्या होता है कि हमारा ये जो केज, स्क्वायर केज है, इसके अंदर में ऐसे होल, रिंग्स रहती है ऐसे, ऊपर भी और नीचे भी। जैसे केज का टॉप है तो केज का बॉटम भी होगा ऐसा। इसको आपस में जोड़ देंगे तो पूरा केज बन जाएगा ऐसा। इसको बना, इसका चार कोना इधर भी है, नीचे वाले में भी चार कोना, ऊपर भी है। तो इसके अंदर से रोप को डाल दिया जाता है ऐसे, चारों कोने में है ना। तो इसमें कितने रोप आएंगे? दो रोप यहाँ से चला गया, दो रोप यहाँ से चला गया, तो फोर रोप्स आते हैं। और ये फोर रोप का हेल्प से केज ऊपर नीचे चलता है, हेल्प से, ताकि ये एक्सलरेशन ना हो। एक्सलरेशन का मतलब होता है कि वो ऐसे ऐसे केज हिले ना। क्योंकि केज तो हिलेगा यदि आपने कुएं में पानी खींचते हुए किसी को देखा होगा। ये कुएं में यहाँ पे एक तो घिर्री लगी होती है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे करके ऐसे गांव में बहुत है अभी भी। तो यहाँ से जब आप पानी खींचते हैं रस्सी के सहारे खड़े होके, तो बाल्टी देखना, आप यहाँ से पानी भर के लाते हैं, ऊपर आते आते लगभग थ्री फोर्थ हो जाती है। बाल्टी पूरी झूलते हुए आती है ऐसे 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 ऐसे। क्योंकि इसको आने के लिए कोई साधन नहीं है, वो हवा में लहराती हुई आती है, उसी को हम बोलते हैं एक्सलरेशन। और यदि हम यहाँ गाइड रोप नहीं डालेंगे तो दोनों केज आपस में टकरा जाएंगे कई बार। या तो साइड में टकरा जाएगा केज, या आपस में टकरा जाएंगे। एक्सीडेंट के पूरे चांसेस हैं। अब यहाँ पे आता है गाइड रोप के बारे में। गाइड रोप दो टाइप के होते हैं। मतलब गाइड रोप नहीं, गाइड दो टाइप की होती है। ठीक है। एक होता है रोप और एक होता है रिजिड। रिजिड मतलब चैनल होती है, रोप नहीं होता। ये तो रोप हो गया, है ना। और एक होती है चैनल। ये चैनल नॉर्मली कोपे सिस्टम में यूज होता है, जिसमें हाई स्पीड चलाना पड़ता है। कोपे कोपे सिस्टम अभी समझाएंगे। ठीक है ना। तो एक होता है रोप वाला, जो नॉर्मली ड्रम वाइंडर में यूज होता है, ड्रम में। और दूसरा होता है रिजिड वाला, जो चैनल होती है आयरन की, लोहे की चैनल होती है, उससे बनाया जाता है। वो कोपे वाइंडिंग में यूज होता है। ये रोप ड्रम वाइंडिंग। ठीक है। तो ये हो गया हमारा गाइड रोप। ठीक है ना। अब इसके अंदर में देखिए, फिर हम वापस आते हैं उसी जगह पे। यहाँ पर हमने गाइड रोप लगा दिया। अब इसको हम इतना गंदा नहीं कर सकते, ना तो हमको समझ में ही नहीं आएगी। ठीक है ना। ये ऐसा गाइड रोप हो गया है। इसको हम लिख देते हैं गाइड रोप। ठीक है। अब इसके अंदर में केज, एक केज नीचे जाता है तो दूसरा केज ऊपर आता है। अब एक गाइड रोप को जो है
गाइड रोप को जो नीचे तक ले जाएंगे तो उसको तो हम लूज नहीं रख सकते, तो यहाँ पे इसको क्या करते हैं, गाइड के एंड में काफी हैवी वेट दे के इसको इतना टेंशन देते हैं कि ये वर्टिकल है, मतलब ये सीधा सीधा रहे, ये आड़ा टेढ़ा ना हो। जितना स्ट्रेट रहेगा इसमें टेंशन रहेगा, ठीक है ना। और इसको बहुत यहाँ पर टाइट नहीं करते हैं क्लैंप लैम्प से, इसको इतना जस्ट बहुत हल्का सा फंसाते हैं ताकि इधर उधर ना हो, क्योंकि इसके अंदर में एक्सलेशन आएगा तो रिजिडिटी नहीं होना चाहिए, तो केज का सामान टूट जाएगा। ठीक है, तो हल्का सा वाइब्रेशन इसके अंदर में अलाउ करता है, बिल्कुल स्लाइटली एक आधा डिग्री 1 डिग्री का। ठीक है, तो ये गाइड रोप को नीचे टेंशन दिया जाता है, जैसे आपने देखा होगा बिजली के खंभे में जो साइड से रोप को खींच के टेंशन दिया जाता है ना, ताकि सीधा खड़ा रहे हो, तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी देते हैं, इसलिए वो दोनों साइड से खंभे में बांधता है और नीचे गड्ढा करके इसको अंदर में बहुत अच्छे से फिट करता है, इलेक्ट्रिसिटी वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है गाइड रोप कहलाता है। अब यहाँ पर आप देखिए, इसके अंदर में अब आप चलते हैं हम केज की फिटिंग में। अब इस जगह पे हमारे पास में कुछ जगह नहीं है पढ़ने के लिए, हम अगला चलते हैं, अगली स्लाइड के ऊपर में देखिए। अब हम चलते हैं कि यहाँ पे केज फिटिंग क्या होती है। केज फिटिंग, देखिए केज फिटिंग में हमारा केज जो है, इसको मैं बड़ा सा केज बना देता हूँ। ये केज है, ये केज को इधर ये रोप है हमारा, ठीक है। ये रोप में एंड में हमारा लगा होता है कैपल, इसके बाद लगा होता है हमारा, ये इसका डिजाइन मैंने ऐसे पढ़ा देंगे इसको। इसको बोलते हैं सेफ्टी हुक। और इसके बाद यहाँ पे होता है चेन्स। चारों कोने में 4 चेन्स होती है, जैसे ये आपका है, एक चेन यहाँ से रहेगी, एक चेन यहाँ से रहेगी, एक चेन यहाँ से रहेगी, एक चेन यहाँ से। ठीक है, बट इसके सेंटर में भी एक चेन होती है जो टाइट ना होकर बहुत मतलब थोड़ी सी लूज रहती है। बाय द वे कोई चेन टूट गया तो क्या होगा, जिस साइड टूटेगा वो केज उस साइड ऐसे झुक जाएगा, है ना। तो इस सेंटर वाला क्या है, लोड ले लेगा, तो इसको क्या करेगा, सीधा रखेगा, इसको झुकने नहीं देगा। यदि तिरछा हो गया और आदमी इसके अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है ना, मान लो इसके अंदर में आदमी है, तो क्या होगा, आदमी आपस में टकरा जाएंगे, या साइड से टकरा जाएंगे, या उसके गेट के ऊपर से मान लो संभल नहीं पाया तो वो गेट के ऊपर से नीचे फेंका जाएगा, और नीचे फेंका गया तो आप समझ जाएंगे क्या हालत होने वाली। इवन आपस में टकरा के भी सिर फूट जाते हैं लोगों के। ठीक है, ये तो वाइंडिंग है। तो ये कहलाता है टोटल सिस्टम, जो कहलाता है ये सस्पेंशन गियर। ये टोटल सिस्टम कहलाता है सस्पेंशन गियर। ठीक है, समझ गए ये केज हो गया हमारा। ये केज में हम कब भी लेके आ सकते हैं, ठीक है, और आदमी का आना जाना कर सकते हैं, मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं हम इसमें। ये केज में हम क्या कर सकते हैं, मेन मटेरियल और मिनरल। याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है एम क्यूब। ये ध्यान रखिएगा, मैं ऐसे बहुत सारी ट्रिक बताऊंगा। ये केज का क्या काम है, एम क्यूब है, मतलब मेन भी है, मटेरियल भी है और मिनरल। आप कोयला निकालते तो कोयला निकालिए, आयरन निकालते तो आयरन निकालिए, जो निकालना निकालिए, अल्टीमेटली दैट इज अ मिनरल। मेन मटेरियल एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है इसको, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है,
तो इसका नाम है मेन मटेरियल एंड मिनियल ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसको हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा, आपको कभी नहीं भुलाएगा यदि एम क्यूब आपने याद कर लिए तो। मतलब एम क्यूब का मतलब 3 बार एम है। आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर है, वो भी ऐसे बहुत सारे फार्मूले निकालते रहता है, M3 तो M4 तो G4, ठीक है ना। तो वो एक याद करने का एक अच्छा तरीका है वो, ठीक है। तो ये हो गया आपका केज का फिटिंग, ठीक है। हमने वाइंडिंग भी देख लिया, केज भी देख लिया और इसकी फिटिंग भी देख ली। अब आता है हमारे पास में वाइंडिंग के सिस्टम। देखिए यहाँ पे केज है, इसका अल्टरनेट क्या है, कल मैंने जो बताया था, कोई पूछ रहा था मेरे से। इसका अल्टरनेट होता है स्किप। केज किसका अल्टरनेट? केज का। केज का अल्टरनेट होता है स्किप, ठीक है। ये स्किप क्या होता है इसको मैं अलग से समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे हमने केज देख लिया। अब इसके अंदर में पूरा फिटिंग्स तो वही है, ठीक है ना, फिटिंग्स में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। अब ये जो केज है, ये केज में आदमी आता है पर इसमें आदमी नहीं आता। ये एक स्मॉल बंकर रहता है, ये स्मॉल बंकर रहता है केज की जगह पे, जो 10 टन से 20 टन तक मिनिरल, हम अब मिनिरल की बात करेंगे, हम कोल की बात नहीं कर रहे हैं जो आपको ढोना ढोइए। मिनिरल इसके अंदर में ट्रांसपोर्ट इसकी कैपेसिटी होती है। हमारे इंडिया में बहुत है, ये मेटल माइनिंग में मैक्सिमम जगह पे है, कोल माइनिंग में मुनिडी और सुदामडी में भी है ये, ठीक है। तो ये कहलाती है स्किप, ठीक है ना। ये स्किप कहलाती है। तो अब स्किप में क्या है कि इसका नाम है, जब नीचे में बॉटम में, जब ये बॉटम में जाती है तो आपका जो 60 लेवल है, तो जो पिट बॉटम है, पिट बॉटम के काफी नीचे लेके जाना पड़ता है इसको। जैसे पिट बॉटम यहाँ पर है तो हम इसको नीचे ले जाएंगे और यहाँ से एक बंका का सूट बनाते हैं, ऐसे ऐसे। क्योंकि इसमें तो कोयला कोयला या हमारा मिनरल आ रहा है, तो हमने यहाँ एक बंका बनाया, सूट बनाया। ये सूट में जितने टन कैपेसिटी का स्किप है उतने टन का इसके अंदर में भी सूट, मतलब बंका के बाद सूट रहता है। जैसे हम सूट को खोलते हैं पूरा 10 टन कोयला इसके अंदर में आ जाता है। 1 मिनट के अंदर में ये 10 टन भर जाता है, कोई कोयला नहीं गिरता। और जब ये ऊपर आता है तो इसका अंदर में देखिए, इसी डिजाइन में यहाँ पर एकदम फ्लैट नहीं होता, यहाँ पे ऐसा स्लोप रहता है, ये पोर्शन बंद रहता है पूरा। और इसका नाम है यहाँ पे हाइड्रोलिक या एयर प्रेशर गेट लगा होता है। हाइड्रोलिक या कंप्रेस्ड एयर ऑपरेटेड, ठीक है। तो ये सीए का मतलब कंप्रेस्ड एयर, मैं पूरा ही लिख देता हूँ क्योंकि वीडियो में हमेशा ही रहेगा ये कंप्रेस्ड एयर, ठीक है ना। इसका नाम है आपका कंप्रेस्ड एयर। कंप्रेस्ड एयर भी रहेगा इसके अंदर में, ठीक है। अब आता क्या है कि जैसे ये स्किप ऊपर आती है तो यहाँ पे एक निप्पल होता है, इसका नाम है निप्पल लगा होता है। जैसे हवा भरने वाला नहीं होता है, हवा भरने वाला टायर में क्या करता है, निप्पल लगाता है, हवा भरने लगती है। तो यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर रहता है छोटा, वो जो हवा भरने वाला उससे भी बड़ा रहता है। तो उसको चालू रखते हैं, उसमें हवा का प्रेशर रखते हैं। जैसे ही आता है तो वो जो बैंक्समैन है वो क्या करता है, इसकी निप्पल में फंसा के यहाँ से प्रेशर दे देता है। कहाँ से? इसके वाल खोल, जैसे वाल खोलता है ये पिस्टन फटता है और पिस्टन सीधा दरवाजे को ऐसा कर देता है, ये पिस्टन ऐसे उड़ जाता है, ठीक है। और कोयला भर भरा के यहाँ पे सूट लगा हुआ है ऐसे। ये भी पेट टाप से काफी ऊपर जाता है, 2 3 4 मीटर ऊपर लेके जाते हैं इसको। और यहाँ से जैसे कोयला गिरता है ये सीधा सूट से आपके बंकर में चला जाता है। और बंकर से आप जैसा भी ट्रांसपोर्ट करना चाहे, बेल्ट से करो, चाहे ट्रक से करो, चाहे वैगन से करो, जो करना करो, ये यहाँ पे चले जाता है। यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर के बदले
हाइड्रोलिक रैम होता है, हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, वहां पे एक टैंक होता है, उसमें बटन दबाया आपने, स्विच दबाया, जैसे ही स्विच दबाया हाइड्रोलिक प्रेशर जनरेट हुआ, आपने निप्पल को फंसाया यहाँ पर और वाल को खोला। जैसे वाल को खोलेंगे ये फिर जैक उड़ जाएगा। तो कहीं हाइड्रोलिक है, कहीं कंप्रेसर है। नॉर्मली कंप्रेस्ड एयर का ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि छोटे छोटे कंप्रेसर से काम चल जाता है। 7-8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर यदि आप देंगे तो गेट खुल जाता है। 7 to 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर देंगे, उसके लिए हाइड्रोलिक सिस्टम में इतना बड़ा मोटर चलाने की और ऑयल खर्चा करने की जरूरत नहीं, उसमें ऑयल खराब होता है बहुत। प्रेशर पर ये ऑपरेट हो जाता है, ऑपरेट, ठीक है ना, इस कंडीशन में ये ऑपरेट हो जाता है। ये कहलाता है आपका स्किप। और अभी हमने देखा था केज। अच्छा, इसमें एक बीमारी है, इसका ड्रॉबैक क्या है, डिसएडवांटेज है। हमारा एडवांटेज तो बहुत है इसमें। एडवांटेज क्या है, यहाँ पे दोनों लिख देता हूँ मैं, एडवांटेज भी। एडवांटेज में आप प्रोडक्शन बहुत हाई कर सकते हैं, प्रोडक्शन, क्योंकि आपको एक साथ में 20-20 टन लाना है, ठीक है। और 20 टन लाने के लिए तो नॉर्मली हम टब में कितना लाते हैं, 1 टन 2 टन ला सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें मेन एंड मटेरियल आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, मटेरियल कैन नॉट ट्रांसपोर्ट। आप मेन एंड मटेरियल ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका, ठीक है ना। एक फायदा है तो दूसरा डिसएडवांटेज भी उतना ही है इसका, ठीक है ना। डिसएडवांटेज भी, यहाँ पे मेन भी ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता और मटेरियल भी ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। किंतु प्रोडक्शन बहुत हाई हो सकता है। और क्या करते हैं हम लोग कि बड़ी माइन में ये स्कीप ही लगाते हैं हम, जहां हमको 3,000 4,000 टन पर डे करना, तो ये टप से नहीं होता, स्किप लगाना पड़ेगा। और हम इसके लिए मेन एंड मटेरियल के लिए सेपरेट वाइंडिंग बना देते हैं, सेपरेट साफ, और उसके अंदर में हम वाइंडिंग लगा देते हैं। मैक्सिमम जगह पे यही है, करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जब ये फायदा उठाना है तो इनको भी लाना ले जाने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो ये कहलाता है सेपरेट सेकंड आउटलेट। और थर्ड आउटलेट में आप वेंटिलेशन रख दीजिए, 3 आउटलेट लेने पड़ेंगे आपको। स्किप जहां भी लगेगी वहां पे 3 आउटलेट चाहिए, क्योंकि मेन और मटेरियल भी इनटेक में होगा और मिनरल भी जो होगा वो इनटेक में ही आपको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, उसको रिटर्न में आप नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गया। अब जो है देखिए, हमने दो चीज देखी थी, एक देखा था केज और दूसरा देखा था हमने स्किप। ये दोनों चीजें दो टाइप के वाइंडर होते हैं। अब हम वाइंडर पे चलेंगे इसके बाद। एक होता है ड्रम वाइंडर, और दूसरा होता है स्किप वाइंडर। ड्रम वाइंडर, स्किप वाइंडर जो है, दोनों में इसके एंड ऑफ द रोप हम इसको केज को भी लगा सकते हैं और स्किप को भी लगा सकते हैं, ठीक है। बट ड्रम वाइंडर में नॉर्मली स्किप नहीं लगाई जाती है, क्योंकि इतना लोड सहने की क्षमता है, 10 टन 15 टन का लोड, 20 टन सहने की क्षमता है इसके ड्रम वाइंडर के ड्रम में नहीं होती है, ड्रम खराब हो जाएगा। इसलिए ड्रम वाइंडर में नॉर्मली हम क्या करते हैं, केज लगाते हैं, ठीक है। और स्किप वाइंडर, स्किप वाइंडर जो बोलते हैं, स्किप वाइंडर कोपे वाइंडर, स्किप वाइंडर भी बोलते हैं, बट इज अ कोपे वाइंडर ऑफ फ्रिक्शन वाइंडर, एग्जैक्ट नेम है उसका। कहीं कहीं आपको कोपे स्किप बाइंडर भी मिल जाएगा, बट वो ठीक नेम नहीं है। तो आपका क्या होता है, कोपे वाइंडर या फ्रिक्शन वाइंडर, इसी में स्किप का उपयोग होता है। ये एग्जामिनेशन में आया है एक क्वेश्चन, ठीक है।
कि स्किप का उपयोग कहाँ पर होता है, डायरेक्ट हालेज में, एंडलेस हालेज में, ड्रम वाइंडर में, ओपे वाइंडर में। ठीक है, ये कुछ भी पूछ सकता है। यदि आपको नहीं मालूम है, पहले स्किप ही नहीं मालूम है, तो आप क्या निशान लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो को इसी जगह समाप्त करते हैं। इसका अगला पार्ट आपको जल्दी ही यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले वीडियो आपको का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, बाय बाय गाइस।